अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हमारे चैप्टर का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो ये जो चैप्टर है ये चैप्टर 4 है, इंट्रोड्यूसिंग सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। इस बुक का, ठीक है, जो कैम्ब्रिज स्टडीज़ में हमारी बुक है उसका चैप्टर 4 है द साइकोलॉजी ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। और इसके जो शुरू वाले टॉपिक्स हैं लैंग्वेजेस और एंड द ब्रेन, इससे रिलेटेड जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो सारे हमने पढ़ लिए हैं अपनी पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पहले टॉपिक को पहले कवर करना लाजमी होता है। अगर आप देख चुके हैं तो दैट्स ग्रेट। तो हम लोग इस टॉपिक में ये पढ़ने जा रहे हैं कि देखें, हमारा टॉपिक है लर्निंग प्रोसेसेस, ठीक है, और हमारे चैप्टर का नाम है साइकोलॉजी ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो इसमें जो है ना ये कनेक्शन आता है कि इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी के मुताबिक सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी हमें क्या बताती है कि सेकंड लैंग्वेज को लर्न करने में किस तरह के लर्निंग प्रोसेसेस होते हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे। इस बुक में वैसे तो सारी चीज़ डिटेल से गिवन है, लेकिन काइंड ऑफ कम्प्लेक्स चीज़ें हैं जिनको मैंने इजी करके जो है ना नोट्स बनाए हैं। और इन नोट्स का PDF आपको लिंक से मिल जाएगा, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। तो आप लोग वहाँ से जाके इन नोट्स को PDF फॉर्म में ऑफलाइन रीडिंग के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। एनीवेज, अब बात करते हैं कि साइकोलॉजी ने हमें कौन कौन से लर्निंग प्रोसेसेस का बताया है, ठीक है। अच्छा, पहला हमारे पास आगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और दूसरा है कनेक्शनिज्म। हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे। तो ये जो मॉडल है यहाँ हमें दिया है जॉन एंडरसन ने, और इस मॉडल का क्लेम ये है कि लर्निंग लैंग्वेज इज़ लाइक लर्निंग अदर डोमेन्स, ठीक है। यानी कि लैंग्वेज को लर्न करना बाकी चीज़ों को लर्न करने के साथ बिल्कुल सेम है, जिस तरह से हम लोग बाकी सब्जेक्ट्स लर्न करते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, फिज़िक्स हो, जो भी हो, उनको लर्न करना, या फिर ड्राइविंग सीखना, स्विमिंग सीखना, कुकिंग सीखना, तो बाकी जितने भी सीखने के प्रोसेसेस हैं उनके साथ लैंग्वेज सीखना भी जो है ना सिमिलर प्रोसेस है, ठीक है। इसमें कोई अलग सी बात नहीं है, बल्कि लर्निंग इज़ लर्निंग, ठीक है। सीखना है मतलब सीखना है, चाहे वो लैंग्वेज हो, कुकिंग हो, ड्राइविंग हो, जो कुछ भी हो। तो यहाँ पर जो है ना ये सिमिलरिटी पाई जाती है कि इनका प्रोसेस सेम आता है, ठीक है। इसमें जो है ना हमारे पास जनरली अगर हम देखें तो 3 अप्रोचेज आते हैं: मल्टी डायमेंशनल मॉडल, प्रोसेसिबिलिटी मॉडल और फिर कंपटीशन मॉडल, ठीक है। अगर हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के बारे में डिटेल में बात करें तो अप्रोचेज आर कंसर्न विद मेंटल प्रोसेसेस इन लर्निंग, ठीक है। इस मॉडल के जो अप्रोचेस हैं वो ज़्यादातर मेंटल प्रोसेसेस से रिलेट करते हैं, ठीक है। इसमें मेंटल और माइंड की एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस होता है, और इसमें इस बात पे भी फोकस होता है कि इनपुट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, नई इन्फॉर्मेशन किस तरह हमारे में इनपुट हो जाता है वाइल लर्निंग द सेकेंड लैंग्वेज, और फॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रेगुलेशन ऑफ इंटरनल मेंटल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। लैंग्वेज का हमारे माइंड के अंदर किस तरह की रिप्रेजेंटेशन है उसको हम कहते हैं मेंटल रिप्रेजेंटेशन, और इस मेंटल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्मेशन, ठीक है, ये बनती कैसे है, ऑर्गेनाइज कैसे होती है, इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है, इन सब चीज़ों पे फोकस करता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का मॉडल। अब हम बात करते हैं कि इस मॉडल के एजम्पशंस क्या है, ठीक है। एजम्पशन से मुराद है कि किसी भी मॉडल को, किसी भी थ्योरी को लेके जिन बातों को या जिन स्टेटमेंट्स को ट्रू माना जाता है वो उनको हम जो है ना एजम्पशंस कहते हैं। तो इस मॉडल के एजम्पशंस हैं हमारे पास 10। तो पहला है कि सेकंड लैंग्वेज लर्निंग इज़ एक्विजिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव स्किल, ठीक है। यानी कि सेकंड लैंग्वेज लर्निंग जो है ना वो एक कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव स्किल की एक्विजिशन है। यानी कि इसमें क्या होता है कि ये एक कॉम्प्लेक्स स्किल है, ये तो हमें समझ आ गया, और ये जो है ना कॉग्निटिव स्किल भी है साथ में, ठीक है। यानी कि ऐसी स्किल जिसमें हमारे माइंड और हमारी अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व होती है, इस तरह का स्किल है सेकंड लैंग्वेज लर्निंग, कॉम्प्लेक्स और कॉग्निटिव स्किल है, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स स्किल है, दूसरा एग्जाम्पशन हमें ये बताता है कि इस कॉम्प्लेक्स स्किल को जो है ना हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, लोअर लेवल या फिर सिंपलर स्किल्स में, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे इमेज से अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो ये पूरा हमारे पास कॉग्निटिव स्किल है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है जो कि, तो हमने इसको डिफरेंट लेवल्स में ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, हायरार्की काइंड ऑफ बनाई है। तो इसमें जो है ना जो शुरू के, जो यहाँ से अगर हम शुरू करें तो शुरू के जो स्किल्स हैं वो लोअर ऑर्डर स्किल्स आते हैं, जो कि काइंड ऑफ ईजी होते हैं, या फिर जो शुरू के होते हैं, ठीक है। शुरू में हम लोग जो चीज़ें करते हैं, जो स्किल्स सीखते हैं, वो हो गए हमारे लोअर ऑर्डर स्किल्स। इसी तरह जब उन स्किल्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, थोड़े से मुश्किल होते जाते हैं, तो फिर वो जो है ना हायर ऑर्डर स्किल्स की तरफ जाते हैं, और फिर वो हायर ऑर्डर स्किल्स बन जाते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले जो है ना अगर हम कोई लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, ठीक है, लर्न करने लग जाएं, तो सबसे पहली स्किल होती है कि हम उस लैंग्वेज को सपोज सुने, ठीक है, लिसनिंग। तो लिसनिंग क्या है, हमारी लोअर ऑर्डर स्किल है।
और ये अजम्पशन हमें ये भी बताता है कि जो लोअर ऑर्डर स्किल्स हैं वो हायर ऑर्डर स्किल्स को समझने के लिए लाजमी है, ठीक है। यानी कि शुरू में हम लोग किसी लैंग्वेज को समझेंगे फिर लिखेंगे, या फिर पहले समझेंगे फिर बोलेंगे, ठीक है। तो समझना लोअर लेवल हो गया और बोलना जो है वो हायर लेवल हो गया, ठीक है। इस तरह से लेवल्स होते हैं। तो उनमें से जो शुरू वाली स्किल्स हैं, लोअर लेवल स्किल्स, वो हायर लेवल स्किल्स के लिए लाजमी होते हैं, ठीक है। उनके बगैर हम हायर लेवल स्किल में नहीं जा सकते। ये हमारे एजम्पशन हो गया दूसरा। और तीसरा एजम्पशन है लर्निंग स्किल डिमांड्स लर्नर्स अटेंशन इन्वॉल्व्स कंट्रोल प्रोसेसिंग, ठीक है। इस स्किल को लर्न करने के लिए किस बात की डिमांड होती है? लर्नर्स अटेंशन की, ठीक है। अगर हम लोग सेकंड लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं, सपोज हम लोग सेकंड लैंग्वेज जो है ना इंग्लिश लर्न कर रहे हैं, तो इंग्लिश को लर्न करने के लिए लर्नर की यानी कि हमारी जो लर्न कर रहे हैं उनकी अटेंशन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, जब तक हम लोग उस बात को अटेंशन नहीं देंगे, उस चीज़ को अटेंशन नहीं देंगे, हम उस लैंग्वेज को लर्न नहीं कर पाएंगे। और फिर इन्वॉल्व्स कंट्रोल प्रोसेसिंग, ठीक है। इसमें कंट्रोल प्रोसेसिंग होती है कि जब हम उस चीज़ को अटेंशन देंगे, फिर उस चीज़ को समझेंगे, उसको जो है ना काइंड ऑफ समझने की कोशिश करेंगे, इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे, तो ये सारा जो है ना हमारे पास आता है कि कंट्रोल्ड प्रोसेसिंग, ठीक है। हम लोग काइंड ऑफ जो है ना ज़बरदस्ती उस चीज़ पे फोकस करने की, उस चीज़ को नोटिस करने की और समझने की कोशिश करते हैं, तो ये जो है ना कंट्रोल प्रोसेसिंग कहलाता है। कंट्रोल प्रोसेसिंग रिक्वायर्स मेंटल स्पेस, अटेंशन और एफर्ट, ठीक है। फिर वही बात हो गई कि इस कंट्रोल प्रोसेसिंग के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? मेंटल स्पेस की, ठीक है। सबसे पहले ये कि हमारे दिमाग में उस चीज़ की जगह हो, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि भाई हम लोगों ने सेकंड लैंग्वेज लर्न करनी है, तो उसके लिए जो है ना हमारे माइंड में, यानी कि हमारा माइंड उस बात के लिए तैयार हो। फिर हमने उस चीज़ को अटेंशन देनी है, हमने उस चीज़ के लिए एफ़र्ट करना है, उस लैंग्वेज को लर्न करने के लिए एफ़र्ट करना है। तो बगैर एफ़र्ट के, बगैर अटेंशन के हम लोग वो लैंग्वेज लर्न नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अच्छा, ह्यूमन्स आर लिमिटेड कैपेसिटी प्रोसेसर्स, लिमिटेड प्रोसेसेस एट अ टाइम, ठीक है। ह्यूमन का नेचर इस तरह का है कि हम लोग जो है ना लिमिटेड कैपेसिटी प्रोसेसर्स होते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे माइंड के अंदर कोई प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है, कोई लर्निंग हो रही होती है, तो वो लिमिटेड कैपेसिटी की होती है, ठीक है। एक टाइम पे हम लोग एक ही चीज़ पे फोकस कर सकते हैं, या फिर ये कि ज़्यादा टाइम तक फोकस नहीं कर सकते हैं। तो ह्यूमन का नेचर ये है कि हमारी जो है ना लर्निंग की कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। प्रोसेसिंग की कैपेसिटी लिमिटेड होती है। अच्छा, लर्नर्स ग्रो फ्रॉम कंट्रोल टू ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग विद प्रैक्टिस, यानी कि देखिए जब हम लोग शुरू में लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं ना, तो उस टाइम पे हमें ज़्यादा एफर्ट देना होता है, ठीक है, ज़्यादा अटेंशन देनी होती है, उसको हम कहते हैं कंट्रोल्ड प्रोसेसिंग, ठीक है। यानी कि स्पेलिंग भी हमने याद करनी है, वोकेबलरी जो है, मतलब नए जो वर्ड्स आ रहे हैं उनकी मीनिंग हमने जाके सर्च करनी है, तो हर चीज़ जो है ना हमने करना है, काइंड ऑफ कंट्रोल्ड, ठीक है, प्रोसेसिंग होती है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस कर जाते हैं उस चीज़ में, उस लैंग्वेज में, तो फिर यह होता है कि स्पेलिंग जो है ना याद करना ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। कुछ वर्ड जैसे होते हैं जिनकी मीनिंग हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। तो ये जो शिफ्ट जो है ना वो कहलाता है कि द शिफ्ट फ्रॉम कंट्रोल प्रोसेसिंग टू ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग थ्रू प्रैक्टिस, ठीक है। इसीलिए जो है ना प्रैक्टिस ज़्यादा लाजमी है कि प्रैक्टिस के ज़रिए जो है ना हमारी लर्निंग ऑटोमेटिक हो जाती है। यानी कि अगर कोई बंदा इंग्लिश में जो है ना उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो, ठीक है, बोलने की ज़्यादा प्रैक्टिस हो, लिखने की ज़्यादा प्रैक्टिस हो, तो क्या उसको इस बात की ज़रूरत पड़ेगी कि वो हर वर्ड के स्पेलिंग को जो है ना याद करने बैठ जाए 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा बोल के? नहीं, ठीक है। यानी कि उसकी लर्निंग जो है ना वो ऑटोमेटिक हो गई है, स्पेलिंग की लर्निंग। इसी तरह से प्रैक्टिस के ज़रिए हमारे स्किल्स जो हैं वो ऑटोमेटिक हो जाते हैं इस मॉडल के मुताबिक, ठीक है। अगला एग्जाम्पशन है लर्निंग इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, द कंट्रोल प्रोसेसिंग बिकम्स फ्री फॉर हायर ऑर्डर स्किल्स, ठीक है। हमारी जो लर्निंग है उसके अंदर जो है डेवलपमेंट ऑफ स्किल आ जाती है, यानी कि स्किल जो है वो हमारी पहले की निस्बत टाइम के साथ साथ डिवेलप होती जाती है, और फिर जो है ना हमारी जो लर्निंग का जो प्रोसेस है वो जो है ना फ्री हो जाता है, ठीक है, फ्री और ऑटोमेटिक हो जाता है हायर ऑर्डर स्किल्स की तरफ जाते हुए, ठीक है। इस मॉडल में, इस डायग्राम में अगर हम देखें तो शुरू में जो है ना हमें कंट्रोल प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे हम हायर ऑर्डर स्किल्स की तरफ जाएंगे हमारे अंदर प्रोफिशेंसी आएगी, हमारे अंदर फ्लुएंसी आएगी, तो ये होगा कि हमारी जो लर्निंग है वो काइंड ऑफ ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। इसको कहते हैं फ्री फॉर हायर ऑर्डर स्किल्स। और 8th assumption है कि लर्निंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स रिकन्स्ट्रक्टिंग और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेंटल रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है। यानी कि सेकंड लैंग्वेज की जो नॉलेज हमारे पास माइंड में है
कि माइंड में हमारे किस तरह वो नॉलेज रिप्रेजेंट हो रहा है, हमारे माइंड में किस तरह से है, उसको कहते हैं हम लोग मेंटल रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है। तो इस प्रोसेस के अंदर जो है ना ये दो बातें भी आती हैं, ठीक है। रिकन्स्ट्रक्टिंग यानी कि हमारे जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन है उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना यानी कि दोबारा से चेंज करना, ठीक है, या फिर रीऑर्गेनाइजेशन, उसमें जो है ना थोड़ी सी उसके ऑर्गेनाइजेशन को काइंड ऑफ चेंज करना। तो ये दोनों चीज़ें भी आती हैं मेंटल रिप्रेजेंटेशंस में, ठीक है। और 9th assumption है reorganizing mental representation make structures more coordinated, integrated and efficient, ठीक है। यानी कि मेंटल रिप्रेजेंटेशंस को अगर हम रीऑर्गेनाइज करते हैं तो फिर हमारे जहन में जो स्ट्रक्चर्स है लैंग्वेज के वो ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड हो जाते हैं, ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो जाते हैं और ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, ठीक है। ये यानी कि एक पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है, हमारी लर्निंग में। इसी तरह से अगर हम रीस्ट्रक्चरिंग की बात करें तो यानी कि अगर हमारे मेंटल रिप्रेजेंटेशन जो है ना रीस्ट्रक्चर हो जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर जो है ना वो चेंज हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि हमारी मेमोरी में लार्जर स्टोरीज, ठीक है, यानी कि मेमोरी में हमारे उस चीज़ के बारे में नॉलेज ज़्यादा होती है, लार्जर स्टोरीज से मुराद। और इसी तरह हमारी L2 प्रोफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। इस वजह से किस वजह से रीस्ट्रक्चरिंग इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस की वजह से हमारी L2 की प्रोफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक हो गया। ये है हमारे 10 एजम्पशंस। तो अगर हम इसको एक जो है ना इस तरह से, ठीक है, फ्लो चार्ट के ज़रिए समझने की कोशिश करें तो ये इस तरह से होगा। अगर आप सिंपली इस फ्लो चार्ट को याद करेंगे ना तो आपको बाकी सारे एजम्पशंस को लिखने में बहुत आसानी होगी, ठीक है, पेपर में। वो इस तरह से कि सबसे पहले हमारी सेकंड लैंग्वेज की लर्निंग कॉम्प्लेक्स स्किल है, ठीक है, इसको हमने सिंपलर स्किल्स में ऑर्गेनाइज़ किया है। सिंपलर स्किल्स की हायरार्की हमने इसकी बनाई है और इस कॉम्प्लेक्स स्किल को समझने के लिए इट डिमांड्स अटेंशन, ठीक है, अटेंशन की ज़रूरत होती है। एंड ह्यूमन हैव लिमिटेड कैपेसिटी फॉर प्रोसेसिंग, ठीक है, वन टाइम प्रोसेसिंग के लिए लिमिटेड कैपेसिटी है। फिर प्रैक्टिस के ज़रिए ये होता है कि हमारी लर्निंग जो है ना कंट्रोल से ऑटोमेटिक हो जाती है और फिर जो है ना कंट्रोल प्रोसेसिंग बिकम्स फ्री, ठीक है, वो फ्री हो जाती है यानी कि ऑटोमेटिक ही हो जाती है। और फिर इसके बाद हमारे पास दो बातें आ गई, ठीक है, रिकन्स्ट्रक्शन या रीऑर्गेनाइजेशन का। तो रीऑर्गेनाइजेशन से ये होता है कि हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कोऑर्डिनेटेड और एफिशिएंट बन जाते हैं। और रिकन्स्ट्रक्टिंग से क्या होता है, L2 प्रोफिशिएंसी हम में आ जाती है, ठीक है। तो आप सिंपली इस फ्लो चार्ट को याद करें, इसको ध्यान में रखें और अगर आप जाएंगे पेपर में या इंटरव्यू में जहाँ भी आपने जाना है, जहाँ के लिए भी आप ये लर्न कर रहे हैं, तो आप सिर्फ इस फ्लो चार्ट से पूरे एजम्पशंस को डिटेल में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल को कि ये थ्योरी जो है ना ये माइंडसेट या फिर ये जो मॉडल है इसने हम ये बताया कि सेकंड लैंग्वेज को लर्न करना जो है ना एक कॉम्प्लेक्स स्किल है जिसको हमने जो है ना सिंपल स्किल्स में डिवाइड किया है, ठीक है, ऑर्गेनाइज किया है। सपोज हम ड्राइविंग की बात करते हैं, ठीक है, ड्राइविंग जो है वो भी एक कम्प्लेक्स स्किल है, कम्प्लेक्स और कॉग्निटिव स्किल है। तो इसको अगर हम लोग जो है ना सिंपलर स्किल्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो यानी कि उस टाइम को या फिर रूट को देखते हुए गियर बदलना, ठीक है, गाड़ी को रिवर्स करना, किस तरह से गाड़ी को कंट्रोल करना है, ये सारे जो है ना हमारे पास सिंपलर स्किल्स आ गए। तो इनमें से अगर हम लोग पहले इजी स्किल्स को नहीं समझेंगे तो हम लोग डायरेक्ट जो है ना ड्राइविंग में प्रोफिशिएंट नहीं बन सकेंगे, ठीक है। अगर हमें गाड़ी को रिवर्स करना नहीं आए, अगर हमें जो है ना गियर फिक्स करना या फिर इस तरह की कोई भी सिंपल स्किल अगर हमें नहीं आया तो हम लोग हायर स्किल में नहीं जा सकते। तो लैंग्वेज में भी यही है कि जब तक आप सिंपल जो हमारे स्किल्स हैं वो जब तक हमारे स्ट्रॉन्ग ना हो हम लोग डायरेक्ट जो है ना उस लैंग्वेज की फ्लुएंसी या प्रोफिशिएंसी की तरफ नहीं जा सकते। इसी तरह ऑनलाइन कंपोजिंग है, ठीक है, कि अगर कोई राइटर है जो कि ऑनलाइन कंपोजिंग करता है तो उसको जो है ना उसके सिंपल स्किल्स ये होंगी कि उसको जो है ना उसकी टाइपिंग फास्ट होनी चाहिए, ठीक है, उसको टेक्स्ट को एडिट करना आना चाहिए। तो इन सिंपल स्किल्स को जब सीखेगा तभी वो जो है ना डिफ़िकल्ट या फिर हायर ऑर्डर स्किल्स की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यही बात लैंग्वेज लर्निंग में भी है। और फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का जो मॉडल है वो हमें एक L2 फॉसिलाइजेशन का रीज़न भी बताता है, ठीक है। L2 फॉसिलाइजेशन से क्या मुराद है, L2 फॉसिलाइजेशन से मुराद है कि जो है ना जब कोई बंदा L2 यानी कि सेकंड लैंग्वेज को लर्न कर रहा है तो वो जो है ना किसी पॉइंट पे आके उसकी लर्निंग सीज हो जाती है, ठीक है, उसकी लर्निंग रुक जाती है और वहाँ से आगे उसकी लर्निंग नहीं होती है, वहाँ से आगे उसकी डेवलपमेंट नहीं होती है। तो उसको हम कहते हैं L2 फॉसिलाइजेशन। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हमें ये बताता है कि L2 फॉसिलाइजेशन की एक वजह ये भी है कि perspectives for L2 become automatic before the learner reaches target level, ठीक है।
यानी कि जिस लेवल पे जाके हमारी लर्निंग ने ऑटोमेटिक होना है उस लेवल से पहले ही ऑटोमेटिक हो जाते हैं कुछ लर्नर्स, ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते हैं और उनकी फॉसिलाइजेशन होती है। और फिर ये होता है कि पॉजिटिव इनपुट इज़ नो लॉन्गर हेल्पफुल, ठीक है, हम जब उनको पॉजिटिव इनपुट देते हैं तो वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता है। पॉजिटिव इनपुट से ये मुराद है कि उसको समझो कि लिसन करना, ठीक है, सपोज़ किसी लैंग्वेज को हम लिसन करते हैं तो ये हमारे लिए पॉजिटिव इनपुट है। क्यों? क्योंकि लिसनिंग से जो है ना हमारी लर्निंग भी होती है। तो जब एल्टोफोसिलाइजेशन हो जाए तो वहाँ से आगे जो है ना इनपुट काम करना छोड़ जाता है, ठीक है। तो ये एक वजह बता दी हमें आईपी ने। अब बात करते हैं स्टेजेस ऑफ आईपी, ठीक है। आईपी के मुताबिक कितने स्टेजेस हैं लैंग्वेज को लर्न करने में? तो 3 स्टेजेस हैं, इनपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनपुट से मुराद है परसेप्शन, ठीक है, किसी चीज़ को परसीव करना यानी कि समझना। तो जब हम लैंग्वेज को लर्न करते हैं तो सबसे पहले हमारा स्टेज होता है इनपुट यानी कि समझना, ठीक है, लिसन करके समझना, जैसे भी समझें, लेकिन पहला जो स्टेज होगा इनपुट वो परसेप्शन का होगा, परसीव करने का, काइंड ऑफ एब्जॉर्ब करने का, समझने का, ठीक। और दूसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग, ठीक है, जिस तरह से कंप्यूटर में नहीं होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसके अंदर सारी प्रोसेसिंग होती है। यानी कि जब हमने कीबोर्ड पे कोई बटन जो है ना हमने प्रेस किया तो वो उसके लिए इनपुट है, ठीक है, वो जाता है सीपीयू में उसकी सारी प्रोसेसिंग होती है और फिर हमें स्क्रीन पे उसका आउटपुट नज़र आता है, ठीक है, स्क्रीन पे वो लिखा हुआ नज़र आता है। तो इसी तरह हमारे माइंड में भी होता है, ठीक है, जब हमें इनपुट मिलता है तो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कौन सा है? हमारा ब्रेन। तो ब्रेन के अंदर उसकी प्रोसेसिंग, इंटरप्रिटेशन वगैरह होती है और फिर हमारा आउटपुट होता है यानी कि स्पीच को प्रोड्यूस करना, स्पीच को बोलना हमारा आउटपुट है, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग में कौन सी चीज़ आती है? कंट्रोल्ड ऑटोमेटिक प्रोसेस, डिक्लेरेटिव, प्रोसीजरल नॉलेज, रिस्ट्रक्चरिंग, सॉरी, ये चीज़ें सेंट्रल प्रोसेसिंग में आ गई। ये फिर इनपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग, आउटपुट, ये जो है ना स्टेजेस ऑफ आईपी, ठीक है। आप अगर पेपर में लिख रहे हैं तो इसका एक अच्छे से जो है ना इसका टेबल बनाएं, ठीक है, स्टेजेस का, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फिर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, इस तरह से टेबल बनाएंगे तो इट विल बी अ पॉजिटिव थिंग इन योर एग्जामिनेशन, इन योर पेपर, ठीक हो गया। अच्छा, एक बात हमें ये आईपी बताती है कि इनपुट इज़ ऑफ नो यूज़ अनटिल लर्नर्स पे अटेंशन एंड नोटिस, ठीक है। इनपुट तब तक यूज़लेस होता है जब तक कि कोई लर्नर जो है ना उस पर अटेंशन दे या फिर उसको जो है ना नोटिस करे, ठीक है। सपोज़ कोई लर्नर है, उसको हम लोग इंग्लिश लिसन करा रहे हैं लेकिन वो बंदा जो है ना उस पर अटेंशन नहीं दे रहा, उस चीज़ को नोटिस नहीं कर रहा, उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो वो जो इनपुट है दैट इज़ यूज़लेस, ठीक है। इसीलिए जब भी आप कोई लैंग्वेज, सिर्फ लैंग्वेज नहीं, कोई भी चीज़ लर्न कर रहे हो ना तो उसमें आपने ये करना है कि उसमें अटेंशन देना है, ठीक है, ताकि आपको वो चीज़ आसानी से और जल्दी समझ आ जाए, चाहे वो लैंग्वेज हो या फिर कोई और भी काम हो, कोई और भी प्रोसेस हो ज़िंदगी में, ठीक है। अच्छा, डिग्री ऑफ नोटिसिंग क्या है? यानी कि उस इनपुट को नोटिस करने की डिग्री क्या है, ठीक है। डिग्री हमें इन बातों से पता चलती है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकाउंटर, ठीक है, उस इनपुट के साथ हमारा कितना ज़्यादा इनकाउंटर होता है, कितना ज़्यादा हम लोग उसको फेस करते हैं, ठीक है, वो इनपुट हमें कितना ज़्यादा मिलता है। या फिर परसेप्चुअल साइलेंस, ठीक है, उसकी जो है ना हमारे माइंड में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हम लोग क्या परसीव करते हैं कि उसकी सेलियंसी क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कहते हैं ना कि इंसान के ज़हन में वही चीज़ें रहती हैं जिनको वो इम्पोर्टेंस देता है, ठीक है। तो इसी तरह जब हम लोग किसी इनपुट को, किसी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देते हैं तो वो हमारे माइंड में रहती है, उसकी प्रोसेसिंग होती है और फिर उसके ज़रिए जो है ना हम लोग आउटपुट देते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज दैट स्ट्रक्चर्स अटेंशन, ठीक है, यानी कि इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज़ के मुताबिक हमें क्या इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, ठीक है, कि अगर जितने जो है ना हमें अच्छे और ज़्यादा हमें इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, जितने फ्रूटफुल और हेल्पफुल इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं उस इनपुट को नोटिस करने में, उसको अटेंशन देने में उतनी ही ज़्यादा फिर हमारी लर्निंग जल्दी हो जाती है। इसी तरह प्रोसेसिंग एबिलिटी, यानी कि हमारी प्रोसेसिंग की क्या एबिलिटी है, ठीक है, जिस बंदे की प्रोसेसिंग एबिलिटी ज़्यादा है, यानी कि जिसका माइंड शार्प है, जिसका माइंड ज़्यादा काम करता है, या फिर जिसकी कॉग्निटिव स्किल ज़्यादा है, वो भी इस बात के लिए जो है ना मैटर करती है कि हम लोग कितना जल्दी उस चीज़ को नोटिस करते हैं, उस इनपुट को नोटिस करते हैं, ठीक हो गया। और फिर रेडीनेस टू नोटिस, ठीक है, यानी कि हम कितना रेडी हैं कि उस चीज़ को नोटिस करें। फिर वही बात आ गई कि जब तक हम मेंटली किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए प्रिपेयर ना हो वो हमें नहीं समझ आती है, ठीक है। तो फिर टास्क डिमांड्स, यानी कि उस स्किल को लेके कितने हम लोग टास्क करते हैं। सपोज़
हम लोग जो है ना हमारी डेली लाइफ में ऐसी एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं जिनसे हमारी लर्निंग हो, ऐसे टास्क ज़्यादा होते हैं जो कि उस लर्निंग के स्किल को डिमांड करें। तो अगर आप लोग टास्क ज़्यादा करते हैं तो जल्दी आप उस चीज़ को नोटिस करेंगे, जल्दी प्रोसेस करेंगे, जल्दी इनपुट देंगे, नहीं तो फिर हो सकता है कि इतना पॉजिटिव हमें रिज़ल्ट ना मिले, ठीक है। अच्छा, स्वेन एंड लैप्किन ने हमें ये बताया, मीनिंगफुल आउटपुट प्रैक्टिस हेल्प्स लर्नर्स बाय, यानी कि आउटपुट की हम लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना उतना अच्छा होता है, ठीक है। यानी कि बोलने की सपोज या लिखने की, क्योंकि बोलना और लिखना ज़्यादातर जो है आउटपुट होता है हमारा, तो हम लोग जितना बोलने की ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना वो हमारे लिए उतना ही हेल्पफुल होता है। वो कैसे होता है? इन्हांसिंग फ्लुएंसी, ठीक है। उससे हमारी फ्लुएंसी इन्हांस हो जाती है। नोटिसिंग गैप्स, हमें जो है ना अपनी स्पीच में गैप्स नोटिस हो जाते हैं, ठीक है। हमें यानी कि हमें ये पता लगता है कि वो कौन सी बात है जहाँ पे आके हम स्टक कर रहे हैं, ठीक है। क्या वो वोकेबलरी है, क्या वो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, मतलब गैप क्या है हमारी स्पीच में, कौन सी इम्प्रूवेबल एरियाज़ हैं, उस चीज़ को हम लोग नोटिस करते हैं बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। और फिर अलाउइंग फॉर मॉनिटरिंग एंड रिवीजन, ठीक है। प्रैक्टिस के ज़रिए हमारी रिवीजन होती है कि अच्छा मेरे में ये गैप था तो मैंने उसको ऐसे रिकवर किया, अब दोबारा से हमने आउटपुट दिया, दोबारा से हमने स्पीच की, फिर नोटिस किया, ठीक है। इस तरह से हम लोग अपनी रिवीजन करते हैं, हम अपने लैंग्वेज को, हम अपनी गलतियों को मॉनिटर करते हैं। टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज रिलेवेंट इनपुट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। यानी कि जब हम लोग लैंग्वेज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो प्रैक्टिस के ज़रिए हमारी हेल्प कैसे होती है, प्रैक्टिस हमारे लिए हेल्पफुल कैसे है कि रिलेवेंट इनपुट और फिर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। इनपुट को समझना और फिर लैंग्वेज के अंदर हमारे जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको सॉल्व करना, ठीक है। यानी कि बाज़ दफ़ा होता है कि हम लोग किसी बात पे आके स्टक कर जाते हैं, कभी कभी हमें कोई वर्ड भूल जाता है, तो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना हमें आ जाता है बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। इसीलिए तो किसी ने कहा है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, क्योंकि प्रैक्टिस के ज़रिए ये सारा होता है। तो मतलब प्रैक्टिस के ही ज़रिए कोई बंदा फ्लुएंट होता है, ठीक है। जब आप किसी को देखें कि वो L2 में जो है ना फ्लुएंट है, ठीक है, यानी कि वो लैंग्वेज उसकी मदर टंग नहीं है लेकिन फिर भी वो फ्लुएंट है, उसकी एफिशिएंसी अच्छी है, उसका आउटपुट अच्छा है, तो मतलब ये हुआ कि उसकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा है, ठीक है। कोई ऐसे ही थोड़ी ना सीखता है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही फिर जो है ना उनकी लर्निंग अच्छे से और ज़्यादा होती है। फ्लुएंसी इज़ अचीव्ड थ्रू, अच्छा फ्लुएंसी हम लोग कैसे अचीव करते हैं, यानी कि लैंग्वेज को फर जो बोलते हैं ना फ्लुएंसी, उसको हम कैसे अचीव करते हैं, यानी कि फर हम लोग कैसे बोल सकते हैं। ऑटोमाइज्ड रूल बेस्ड सिस्टम, ठीक है। यानी कि हम लोग ये करें कि रूल बेस्ड हमारा सिस्टम हो गया, अच्छा हमने इन रूल्स को फॉलो करना है वाइल प्रोड्यूसिंग स्पीच, तो इन रूल्स को फॉलो करते हुए हमारी फ्लुएंसी आ सकती है। या फिर रिट्राइव्ड एंड यूज्ड एज अ होल, इसमें हमारी जो है ना मेमोरी का काम होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में कि हम लोग चीज़ों को जो है ना सिंपली याद करते हैं, ठीक है। सपोज़ कोई स्टेटमेंट है, ठीक है, सपोज़ कोई वर्ड है, कोई फ्रेज़ है या फिर कोई सेंटेंस है, तो उसको हम लोग सिंपली जो है ना याद करते हैं और फिर उसको एज अ होल यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ लोग जैसे करते हैं ना कि हम लोग सिंपली ये करते हैं ना कि हाउ आर यू बोला, ठीक है। इसमें हमारा ये है कि रूल बेस्ड सिस्टम है, ठीक है। हमने इस तरह इंटरोगेशन का क्वेश्चन बनाया, उसके आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया, इस तरह। लेकिन कुछ लोग बोलते हुए करते हैं ना कि व्हाट्सअप, ठीक है, व्हाट्सअप नहीं बोलते, हाउ आर यू बोलने के लिए, ठीक है। तो उसमें जो है ना ये है कि रिट्राइव्ड एंड यूज्ड एज अ होल, ठीक है। हमने उस चीज़ को सिर्फ याद किया और फिर उसको एज अ होल हमने जो है ना यूज़ किया। उसके अंदर हमने ये नहीं देखा कि नाउन क्या है, वर्ब क्या है, ये क्या है, वो क्या है, उसके अंदर के उसको जो है ना डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके ऐसा नहीं किया, बल्कि हमने सिंपली उसको याद किया और फिर उसको हमने बोल दिया। तो ये तरीका भी जो है ना फ्लुएंसी को अटेन करने के लिए हेल्पफुल रहता है। तो आप लोग भी ऐसा करें कि फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को या फिर यूनिक सेंटेंसेस जो होते हैं उनको आप सिंपली याद करें और आप अपनी डेली लैंग्वेज में, डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करें। लाजमी नहीं है कि आप उसको मतलब ये नाउन है, ये वर्ब है, हर चीज़ को ना डीप में जाए, बस सिंपली याद करें और फिर उसको एज अ होल यूज़ करें। इस तरह से भी फ्लुएंसी गेन हो सकती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग इज़ हार्ट ऑफ दिस मॉडल, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग जो है वो इस मॉडल का हार्ट है, यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा अहम पार्ट है इस मॉडल का, ठीक है। और इस मॉडल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कंट्रोल से ऑटोमेटिक जो हमारी स्किल हो जाती है वो भी इसी टाइम पे आके होती है, इसी स्टेज पे आके होती है। नॉलेज की हमारी रीस्ट्रक्चरिंग भी इसी स्टेज में आके होती है। और फिर एक बात यह नोटिस की है कि L2 इज़ लेस ऑटोमाइज देन L1, ठीक है। अगर कोई बंदा है जो कि L1 और L2 दोनों में फ्लुएंट है तो फिर उसमें ये होता है कि L2 जो है वो लेस ऑटोमाइज होती है, ठीक है। L2 इतनी ज़्यादा ऑटोमेटिक नहीं होती है जितने उसकी L1 है,
ठीक है। ये तो जाहिर सी बात है कि जितनी ऑटोमेटिक स्पीच हमारी मदर टंग में होती है उतनी फिर जो है ना सेकेंड लैंग्वेज में नहीं होती है। तो ये बात इस मॉडल में बताई गई है। और ये हो गया हमारा आईपी का मॉडल। और अगला मॉडल है कंपटीशन मॉडल, जो कि आप लोग पढ़ने जा रहे हैं और मैं बताने जा रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।